इस वीडियो में देखेंगे जदीद दौरी जदोल। इससे पहले हम लोग देख चुके हैं मेंडलीव के दौरी जदोल तक। आप लोग क्या कीजिए, अपनी किताबें निकालिए, उसमें ये जदीद दौरी जदोल जहाँ है उसको सामने खुला रखिए और फिर ये आप देखिए ताकि आप उसको अच्छे से समझ सकें दोनों चीज़ों को। ठीक है, तो आइए इसको शुरू करते हैं। तो इसको शुरू करने से पहले इसकी कुछ तारीख समझते हैं हम लोग। बरतानवी साइंसदान हैं हेनरी मोजले, उन्होंने 1913 में ये बताया कि अंसर की जो बुनियाद होती है, जो बुनियादी खासियत होती है, वो उसके मरकज़े में मौजूद होती है। यानी उसके मरकज़े में जो प्रोटॉन की दरियाफ्त हुई तो उन्होंने उसको बेस बताया कि यही उसकी बुनियाद है। तो प्रोटॉन जो होता है वही जौहरी अदद कहलाता है। जितने प्रोटॉन होंगे उनको ही जौहरी अदद कहते हैं और उसे Z से जाहिर करते हैं जौहरी अदद को। ये आपने पिछली जमातों में पढ़ चुके हैं कि प्रोटॉन को Z से जाहिर करते हैं और वही जौहरी अदद होता है। तो हम लोग देखते हैं कि जौहरी अदद की बुनियाद पर इन्होंने मतलब ये जो जौहरी जदोल बना हुआ है, ये इसकी जो बुनियाद है मेन, वो जौहरी अदद के बराबर है, मतलब जौहरी अदद के बेस पर बना हुआ है। जौहरी अदद की सऊदी तरतीब में इसको रखा गया है, जौहरी अदद की बिना पर रखा गया, मतलब 1 2 3 4 जो भी रहेगा तो उसकी चढ़ती तरतीब जो है वो जौहरी अदद की बिना पर है। और मेंडलीव का जो जदोल था, जौहरी जदोल था, उसकी बुनियाद क्या थी? वो चढ़ती तरतीब में तो था, लेकिन वो कमियतों के जौहरी कमियतों की चढ़ती तरतीब में था। ये जौहरी अदद की चढ़ती तरतीब में होगा। तो आइए इसको शुरू करते हैं। हम लोग इसको क्या करेंगे, यहां से भरना शुरू करेंगे। यहां मैं लिखता हूं नंबर 1, ये 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 and 19 20 20 मैंने ये खाने यहाँ पर फिल किए हैं, यानी 20 आंसर तक, 20 जौहरी अदद तक। ये जो नंबर है 1 2 3 4 5 6 7 20 तक, ये जौहरी अदद है। इसमें जदीद दौरी जदोल की तशकील ये है कि जदीद दौरी जदोल में कुल 118 आंसर है। यहाँ आप अगर किताब में देखो तो ये वाला जो लास्ट वाला कॉलम है वहां पर 118 लिखा होगा। ये 118 आंसर इसमें कुल है और इसके साथ में ये जदीद दौरी जदोल मुकम्मल हो चुका है 118 आंसर पर। ठीक है, लेकिन आपके सिलेबस में ये है कि आपको सिर्फ यहाँ तक के इंपॉर्टेंट मालूमात हासिल करनी है। 120 तक खाली सिर्फ 20 जो जौहरी अदद है 20 आंसर के बारे में आपको मालूमात हासिल करनी है। उसके आगे के आंसर और ये जदीद दौरी जदोल को हम लोग समझ लेंगे, खाली इसकी तरतीब समझ लेंगे, बाकी हम लोग यहाँ तक के मालूमात हासिल करेंगे। ठीक है, तो आइए पहले इसको भर लेते हैं। पहला जो आंसर है वो है हाइड्रोजन, उसकी अलामत है H, यानी हाइड्रोजन का जौहरी अदद 1 है। दूसरा है हीलियम, तीसरा है लिथियम Li, लिथियम कलर चेंज कर लेता हूं, लिथियम। उसके बाद में ब्रिलियम है चौथा, पांचवा है बोरॉन, छठा है कार्बन, सातवां है नाइट्रोजन, आठवां है ऑक्सीजन, नौवां है फ्लोरीन। उसके बाद में 10वां है नियॉन। 11वां जो आंसर है वो है सोडियम, मैग्नीशियम, के बाद में एल्यूमिनियम। ये 20 आंसर जो है यहाँ पर, इनके आपको नाम याद होना चाहिए और इनकी साथ में जौहरी अदद, नाम और इसकी जो अलामत है। जैसे बोरॉन है तो B, कार्बन है तो C, और नाइट्रोजन है तो N, ऑक्सीजन है तो O, और फ्लोरीन है तो F, और नियॉन है तो Ne। तो ये आपको इतने 20 आंसर तक एटलीस्ट याद रखना चाहिए। सारे 118 के नहीं, 20 आंसर तक आप लोगों को अच्छे से याद होना चाहिए। इसके बाद में है सिलिकॉन, इसके बाद है फास्फोरस, उसके बाद सल्फर, क्लोरीन LiCl, फिर इसके बाद है आर्गन Ar,
उसके बाद में यहाँ पर हमारे दो आखिरी आंसर है पोटाशियम, के फॉर पोटेशियम। इसको एक्चुअल में पी से आना चाहिए लेकिन के से है, आप उसके वर्डिंग में मत जाइए, के लिखेंगे इसको हम लोग, ठीक है। फास्फोरस के लिए यहाँ पर हमने पी लिख चुके हैं, तो ये के फॉर पोटेशियम याद रखिए इसको। इंग्लिश में जब पोटेशियम लिखते हैं तो उसको पी से लिखते हैं, लेकिन इसकी अलामत के। और यहाँ पर कैल्शियम, ये कैल्शियम तक 20 अनासिर है, तो यानी यहाँ से हाइड्रोजन से कैल्शियम तक हमको स्टडी करनी है, ठीक है। अब देखते हैं इसकी जो जदीद दौरी जदोल की तश्कील है, तरतीब है, इसकी तरतीब कैसी है कि इसमें जो दौर है, ये जो उफ़क़ी कतार है, ये उफ़क़ी लाइन जो है इस पर दी हुई, यानी ये वाली 1 2 3 4 5 6 और ये 7, ये 7 ऐसी कतारें हैं उफ़क़ी कतारें हैं। उफ़क़ क्यों नाम उफ़क़ी कतारें क्यों कहते हैं इसको? क्योंकि जहाँ पर आसमान और ज़मीन मिलते हुए नजर आते हैं ना, तो उसको उर्दू में उस जगह को उफ़क़ कहते हैं। उफ़क़ मतलब आड़ा। तो ये जो आड़ी लाइन है, यहाँ पर जो क्रॉस लाइन दिख रही है, पहली वाली हाइड्रोजन और हीलियम वाली, दूसरी ये, तीसरी ये, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, ऐसी कतारें, ठीक है। इसे याद रखना, ऐसी कतारें। कुल कितनी उफ़क़ी कतारें हैं जदीद दौरी जदोल में? 7 उफ़क़ी कतारों पर, ये जदीद दौरी जदोल में 7 उफ़क़ी कतारें पर मुश्तमिल है। और इसमें जो, अब इसको हम लोग जो है ना दौर कहते हैं, क्या कहते हैं इसे? दौर कहते हैं, इसे दौर कहते हैं। और यहाँ से जो, अब ये जो उमूदी कतारें हैं, यहाँ आप उमूदी कतारें देख रहे हैं, ये 1 2 3 4, यहाँ से जो जो उमूदी कतारें हैं, इसे कहते हैं ग्रुप। ये जो उमूदी कतारें हैं, इन्हें क्या कहते हैं? ग्रुप कहते हैं, ठीक है। उमूदी कतारों को हम क्या कहते हैं? ग्रुप, और इसे दौर। तो उमूदी कतारें कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ये यहाँ बीच में भी से ये हम नहीं लिख रहे क्योंकि हमारे सिलेबस में ये चीज नहीं है, ये चीज सिलेबस में हमारे नहीं, हमको इनके बारे में नहीं मालूमात हासिल करनी है। यहाँ से देखिए, ये है 13 14 15 16 17 और ये लास्ट वाला 18। इसे ग्रुप कहते हैं, ग्रुप, ठीक है। यहाँ दोनों जगह मैंने आपको लिख दिया ग्रुप। अब दो चीज इसमें हो गई कि जो दौर है वो 1 से 7 तक है, और जो ग्रुप है वो 1 से 18 तक ग्रुप है। हम लोग को जो स्टडी करनी है ग्रुप 1 2, फिर इसके बाद में 13 से लेकर 18 तक, यानी ये जो दरमियान में अनासिर आते हैं इनके बारे में इल्म हासिल करना है, ठीक है। और इसके अलावा ये जो 7 कतारें हैं, 7 दौर है, दौर के अंदर ये दो चीज है। एक यहाँ पर 57 नंबर पर यहाँ पर एक आंसर है लिथियम। तो लिथियम 57 से 71 तक यहाँ पर कुल 14 अनासिर है इसमें भी, और एक्टिनाइड सीरीज में भी। इसको सिलसिला कहते हैं, लेथिनाइड सिलसिला और एक्टिनाइड सिलसिला, ठीक है। तो वो ये जो है वो यहाँ है, ये यहाँ पर कुछ आप देखोगे तो आपको उसमें किताब में नजर भी आएगा कि यहाँ कुछ 14 अनासिर की जगह है। ये वाली चीज यहाँ आएगी और ये वाला जो है वो यहाँ है, यहाँ है। इस तरीके से ये बीच में है, इनको दो अलग अलग करके यहाँ पर रखा गया है, ठीक है। इसके साथ में देखो अगर आप, तो हमको ये चीज समझ में आ गई। यहाँ से आपको दौर समझ में आ गया, ग्रुप समझ में आ गया। ये 14 ग्रुप है, इनको ग्रुप के हिसाब से तरतीब दिया गया है। अब ये जो ग्रुप और दौर हो गया, तो इसकी बिना पर हमको ये जो बताने का मकसद था, ये ग्रुप और दौर की बिना पर आपको इसकी जदीद दौरी जदोल की कुछ खासियत समझ में आएगी। तो वो खासियत में देखेंगे हम लोग कि ग्रुप के लिहाज से क्या क्या खासियत है और दौर के लिहाज से इसमें क्या पैटर्न है, क्या खासियत है। तो सबसे पहले आपको इसमें यह पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉनिक तश्कील किसे कहते हैं, क्योंकि जदीद दौरी जदोल जो बना है वो इलेक्ट्रॉनिक तश्कील की बिना पर बना हुआ है। इलेक्ट्रॉनिक तश्कील का आपको पता इल्म होना चाहिए। यानी क्या होता है कि जैसे एक मान लीजिए कोई आंसर है, जैसे दूसरे नंबर का आंसर ले लेते हैं हम लोग। तो बीच में तो प्रोटॉन है, ठीक है, बीच में प्रोटॉन है 2,
2 प्रोटॉन है इधर, और बाहर एक खोल और है, ठीक है, बैरूनी खोल है ऐसा। बैरूनी खोल में 2 इलेक्ट्रॉन और है, यहाँ और यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन है। तो ये इसकी जो इलेक्ट्रॉन की जो तरतीब होती है मदारों में, उसको हम लोग इलेक्ट्रॉनिक तश्कील कहते हैं। तो ये मैंने बनाया है हीलियम, ठीक है, ये हीलियम बनाया है, 2 आंसर वाला हीलियम बनाया है। तो हीलियम की जो ये इलेक्ट्रॉनिक तश्कील है बाहर 2 आंसर है। अब इलेक्ट्रॉनिक तश्कील में कैसा है कि पहले ज्यादा से ज्यादा पहले खोल में 2 आंसर की 2 इलेक्ट्रॉन की गुंजाइश है, दूसरे में 8 और तीसरे में 8, चौथे में 18 और ऐसा बढ़ता हुआ चला जाता है। आप अभी फिलहाल हम लोग यहाँ तक पढ़ रहे हैं, तो आप लोग ये भी याद रखोगे तो अच्छा हो गया। 2 10 हो गया, 10 और 8 18 हो गया, यहाँ से हम लोग को 2, तो मतलब 4 खोल से हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं और 4 दौर से हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं। 4 आपको ये 4 दौर और ये बाकी के ग्रुप के बारे में पता होना चाहिए। इतना मुख्तसर आपको एक खोल पता होगा तो अच्छा है, आप इसके अंदर अच्छे से मालूमात हासिल कर सकते हो। आपकी किताब में खाली ब्लैंक भी दिया हुआ है, आप अपनी नोटबुक में भी बना सकते हो, खाली ये यहाँ के साथ का हिस्सा और ये हिस्सा, और इसको आप जौहरी अदद इसमें लिखते जाइए और इसे भर के देखिए, यहाँ तक आपको याद है या याद कीजिए और इसको भर कर देखिए, ताकि आपको इसको समझने में आसानी हो और आप फिर इसका एड्रेस बराबर कर सको इसको, ठीक है। अब हम लोग बात कर रहे थे इलेक्ट्रॉनिक तश्कील की। इलेक्ट्रॉनिक तश्कील वो होती है कि किसी अंसर में मौजूद इलेक्ट्रॉन की जो तादाद है वो किस दौर में या किस मदार पर है और कितनी है। तो देखो ये हमने यहाँ पर बताया, ये जो बताए हैं कि 2, अगर किसी का जौहरी अदद 2 है तो मतलब उसमें प्रोटॉन 2 है, इलेक्ट्रॉन भी 2 होंगे, जैसे हीलियम में इलेक्ट्रॉन भी 2 होंगे, तो उसमें इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 2 होंगे, तो वो कहाँ होंगे, बाहर होंगे। मतलब एक ही इसमें एक ही मदार होगा, इसमें 1 मदार होगा, इसमें 2 मदार होंगे, इसमें 3 मदार होंगे और इसमें 4 मदार होंगे, ठीक है। यहाँ 1 मदार है, 2 वाले में ऐसे 2 होंगे और इसमें कितनी जगह होगी, 8, और 3 वाले में कितने होंगे, 8, तो चौथे में बढ़ता हुआ चला जाएगा, ऐसा बढ़ता चला जाएगा। तो इसकी बिना पर ही जदीद दौरी जदूल में इस इलेक्ट्रॉनिक तश्कील की बिना पर ही आप लोगों को इसका पैटर्न जदीद दौरी जदूल का समझ में आने वाला है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक तश्कील के लिहाज से ग्रुप में क्या है। देखो हम लोग अगर ग्रुप में देखें, ग्रुप मतलब ये जो उमूदी कतारें हैं, ठीक है, इसे हम लोग ग्रुप कहते हैं। तो ग्रुप में इलेक्ट्रॉनिक तश्कील कैसी होगी, हाइड्रोजन का जौहरी अदद कितना है, 1 है, तो यानी हाइड्रोजन के बाहर जो बैरूनी मदार में इलेक्ट्रॉन की तादाद कितनी है, 1 है। हीलियम का जौहरी अदद कितना है, 3 है, तो मतलब क्या होगा, Li पहले में 2 और दूसरा वाला भी एक खुलेगा, दूसरा वाला भी एक बनेगा और उसमें एक है। मतलब देखो हाइड्रोजन का जो आखिरी खोल है, मतलब जो खोल है उसमें 1 इलेक्ट्रॉन है, हीलियम में भी 1 है। सोडियम में देखिए, सोडियम में क्या हो जाएगा, Na, पहले में 2, ठीक है, पहले में 2, दूसरे वाले में कितना हो जाएगा, 8, 2 और 8 कितना हो गया, 10, बचा कितना, 1, तो यानी सोडियम में 11 है, तो 2, 8, 1, 11 हो गए। तो ये बाहर के जो खोल, बाहर का जो सोडियम का खोल है उसमें 1 इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन का जो खोल है उसमें भी 1 इलेक्ट्रॉन है, और लिथियम का जो खोल है उसमें भी 1 इलेक्ट्रॉन है। अब ये जो बैरूनी मदार में जितने भी मदार है किसी आंसर में, उसका जो बैरूनी मदार है यानी आखिरी वाला, जैसे लिथियम का आखिरी वाला मदार ये, सोडियम का आखिरी वाला मदार तीसरा वाला, हाइड्रोजन का तो पहला वाला ही आखिरी वाला मदार है। तो आखिरी मदार में जो मौजूद इलेक्ट्रॉन की तादाद होती है ना, उसे हम लोग गिरफ्त कहते हैं। क्या कहते हैं, गिरफ्त। आखिरी मदार में इलेक्ट्रॉन की तादाद को गिरफ्त कहते हैं। जैसे आखिरी मदार में यहाँ पर इसका पहले ही आखिरी होगा, तो ये इसकी गिरफ्त 1 है। यहाँ पर भी जो आखिरी मदार में इलेक्ट्रॉन की तादाद कितनी है, 1 है, तो इसकी भी गिरफ्त 1 है। और यहाँ पर 2 है, 8 है, फिर 1 है, 2, 8, 10 और 11, तो यहाँ पर सोडियम के अंदर भी आखिरी मदार में कितना इलेक्ट्रॉन है, 1 है, तो यानी इसकी गिरफ्त भी 1 है। तो आप देखो यहाँ पर एक पैटर्न समझ में आएगा इससे आपको कि गिरफ्ती इलेक्ट्रॉन की तादाद से हम लोग इसमें ग्रुप में पैटर्न देखेंगे। तो हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन है, 1 गिरफ्त इलेक्ट्रॉन है, लिथियम में भी 1 है, सोडियम में भी 1 है, पोटेशियम का आप देखिए कि पोटेशियम में भी 1 इलेक्ट्रॉन आता है। पोटेशियम में भी बाहर गिरफ्त इलेक्ट्रॉन की तादाद 1 है, उसको आप ऐसा 2, 8, 8 और 1 करेंगे तो
आपको समझ में आएगा, 2 8 8 18 और एक 19, तो पोटेशियम में भी एक। तो यानी इसका ये जो पहला ग्रुप है, पहले ग्रुप में जो गिरफ्त इलेक्ट्रॉन की तादाद है या गिरफ्त है पहले ग्रुप की, वो कितनी है? 1 है। गिरफ्त कितनी है? 1 है। इसकी गिरफ्त 1 है। देख लेते हैं इसको हम लोग यहाँ पर। इसकी गिरफ्त कितनी होगी? बेरिलियम है, बेरिलियम का जो 4 है, पहले में 2, बाहर के खोल में 2 है ना, 2 2, तो इसकी गिरफ्त हो गई 2। मैग्नीशियम में क्या होगा? 2 8 2, मैग्नीशियम में 2 8 2, 12 हो गए, तो इसकी भी गिरफ्त 2, और कैल्शियम की भी गिरफ्त 2 होगी, 2 8 8 2, तो इसकी भी गिरफ्त 2 हो जाएगी। यानी यहाँ पर कितनी हो गई इसकी? ये सारे ये जो दूसरा ग्रुप है, ये दूसरे ग्रुप में जो गिरफ्त है, गिरफ्त इलेक्ट्रॉन की तादाद कितनी है? 2 है, और पहले ग्रुप में गिरफ्त इलेक्ट्रॉन की तादाद कितनी है? 1 है। और अगर हम लोग ये 13वें ग्रुप में देखें, 13वें ग्रुप में बोरॉन है, जिसका जौहरी अदद कितना है? 5 है, यानी इसके अंदर 5 इलेक्ट्रॉन है, 5 प्रोटॉन और 5 इलेक्ट्रॉन है। 5 इलेक्ट्रॉन है तो क्या होगा? 2, पहले में 2 और दूसरे ग्रुप में 3, तो यानी इसका 3 आ गया बैरूनी मदार में इलेक्ट्रॉन की तादाद, और इसमें क्या हो जाएगा? 2 8 3, तो इसमें कितनी हो गई? बैरूनी मदार में 3, तो इसकी गिरफ्त कितनी हो गई? 3। इसकी गिरफ्त क्या हो जाएगी? 4। इसकी गिरफ्त क्या हो जाएगी? 5। इसकी गिरफ्त क्या हो जाएगी? 6। इसकी गिरफ्त क्या होगी? 7। और इसकी गिरफ्त क्या होगी? ये जो खोल है, ये वाला जो ग्रुप है, इसकी क्या हो जाएगी? यहाँ पर इसके पास 2 है, और वो 2 पूरे पहले मदार में ज्यादा से ज्यादा 2 की गुंजाइश है, 2 की गुंजाइश है पहले मदार में, है ना, तो उसका 2 पूरा मुकम्मल है। और दूसरा जो अगर हम लोग नियॉन की बात करें, तो नियॉन में 10 है, मतलब 2 और 8, तो दूसरे मदार में इसका मुकम्मल है, नियॉन का दूसरा मदार मुकम्मल है, और आर्गन का तीसरा मदार मुकम्मल है। मतलब ये सारे जो आंसर है, इसको हम लोग मुकम्मल अनासिर कहते हैं, या ये ग्रुप जो है इसको सीफर ग्रुप कहते हैं। शाज़ गैसों वाला ग्रुप है, नोबल गैस वाला, शाज़ गैस, सीफर ग्रुप, कई सारे आप नाम ले सकते हो इसके। तो ये जो आंसर है, इनके मदार में जो इलेक्ट्रॉन की तादाद होती है वो मुकम्मल होती है, इनका मस्मनी हालत जो होती है वो मुकम्मल कर चुके होते हैं। ये किसी से कीमियाई तौर पर आसानी से मिलाप नहीं करते, लेन देन नहीं करते, क्योंकि इनको इनका जो खोल है, जो मदार है वो कंप्लीट होते हैं, जितनी गुंजाइश है, जितनी जगह है वो पूरी इनकी पूरी है। तो इनकी सारी जगह पूरी होने की वजह से ये किसी के साथ में तामुल नहीं करते, ज्यादा मिलाप नहीं करते। तो यहाँ पर इसको हम लोग कहते हैं सीफर, यहाँ पर सीफर ग्रुप भी बोल सकते हैं इसे। तो यहाँ पर इसकी गिरफ्त इलेक्ट्रॉन की तादाद भी सीफर हो जाएगी, यहाँ पर गिरफ्त इलेक्ट्रॉन की तादाद क्या हो जाएगी? सीफर हो जाएगी। ठीक है, अब ये देखो ग्रुप के हिसाब से आपने ये चीज नोट देखे हैं कि इसमें जदीद दौर में पैटर्न मिलता है हमको कि जो इसमें तादाद मिल रही है, ये एक गिरफ्त है, इसकी 2, दूसरे दौर की 2 है, 13वें की 3 है, इसकी 4 है, इसकी 5, इसकी 6 7, और उसके बाद में सीफर है। तो इसमें एक पैटर्न मिलता है ये वाला। अब ऐसे ही हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक तश्कील के हिसाब से दौर में क्या होता है। ये ग्रुप में देखे हैं हम लोग ने इलेक्ट्रॉनिक तश्कील के लिहाज से, अब हम लोग दौर में देखेंगे कि दौर में क्या होता है। दौर में देखने के लिए हम लोग, दौर मतलब ये उफ्की कतारें है ना, जैसे हम लोग को 4 दौर के बारे में देखना है, ये आपके सिलेबस में है, तो 4 दौर के बारे में हम लोग इसकी इलेक्ट्रॉनिक तश्कील देखते हैं क्या है। देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन की जो गिरफ्त है, हाइड्रोजन के पास जौहरी अदद 1 है, 1 इलेक्ट्रॉन है। 1 इलेक्ट्रॉन होने से क्या होगा कि इसकी जो गिरफ्त है वो 1 है, क्योंकि इसके बैरूनी मदार में इलेक्ट्रॉन की तादाद 1 है। दूसरा यहाँ पर है हीलियम तो सीफर ग्रुप वाला है, उसकी सीफर ग्रुप है। ठीक है, तो ये पहला जो दौर है उसमें आपने एक चीज नोट की है कि यहाँ पर जौहरी अदद 1 है तो वहां पर 2 है, मतलब इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है तो उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है। तो जैसे उस तरफ गए, दाएं से बाएं तरफ गए, तो इलेक्ट्रॉन की तादाद एक बढ़ गई। यहाँ पर देखो क्या हो रहा है, यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन है, तो विलियम के पास 4 है, बोरॉन के पास 5 है, और कार्बन के पास 6। तो मतलब जो हम लोग दाएं से बाएं जा रहे हैं, लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, तो उसमें क्या हो रहा है, एक खोल का एक इलेक्ट्रॉन का इजाफा हो रहा है। यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन का इजाफा हो रहा है जैसे जैसे हम लोग उस तरफ जा रहे हैं। तो वहां पर जाते जाते जाओगे आप, तो यहाँ जब पहुंचोगे नियॉन पर, तो नियॉन के पास क्या है, नियॉन के पास 2 पहले खोल में और दूसरे खोल में 8। अब नीचे आ जाओ, वहां से नियॉन से यहाँ पर आया पोटेशियम पर, तो
तो यहाँ क्या होगा, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा, सॉरी सोडियम पर आएंगे, नियॉन से सोडियम पर आएंगे हम, तो यहाँ पर क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा, उसके पास 10 थे, इसके पास 11 है, ठीक है, गौरी आदत इसका 11 है, इसलिए इसके पास 11 इलेक्ट्रॉन है। लेकिन वहां से यहाँ हम लोग आए, यानी हम लोग का दौर चेंज हो गया ना, नियॉन से सोडियम पे हमारा दौर चेंज हो गया, दौर चेंज हो गया, तो यहाँ पर एक नया खोल पूरा होगा। फिर ये जो खोल है, मतलब वहां पर जैसे दो खोल थे, दो मदार थे, पहले मदार में 2 था, दूसरे मदार में 8 थे, तीसरे मदार में जब तीसरे दौर में आते हैं तो इसके पास 3 खोल है, 3 खोल है, जिसमें 2, 8 और 1 है। तो यहाँ पर तीसरे मदार में 3 खोल है, चौथे मदार में जाओगे तो 4 खोल मिल जाएंगे आपको, ठीक है। तो यहाँ आपको समझ में आएगा कि यहाँ 1 खोल है, मतलब 1 मदार है, और यहाँ 2 मदार है, यहाँ 3 मदार है, यहाँ 4 है। तो जैसे जैसे ऊपर से नीचे आएंगे तो नया नया खोल पूरा होना शुरू होगा, मतलब नए एक एक खोल का, एक एक मदार का इजाफा होगा इसके अंदर, जैसे जैसे हम लोग नीचे आएंगे। तो दौर में नीचे आते हुए मदार में इजाफा होता है, मदार में इजाफा होता है दौर में नीचे आते हुए, और दौर में सॉरी ग्रुप में जो नीचे आएंगे हम लोग तो मदार में इजाफा होगा, और जैसे जैसे इस तरफ जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन की तादाद में इजाफा होगा। एक एक इलेक्ट्रॉन की तादाद क्या होगी, एक इलेक्ट्रॉन की तादाद बढ़ेगी जैसे जैसे इस तरफ जाएंगे, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, और यहाँ पर क्या होगा, जैसे जैसे नीचे आएंगे हम लोग तो एक एक मदार में इसके इजाफा होगा। तो हम लोग इसमें दौर में भी एक पैटर्न समझ सकते हैं कि जैसे जैसे उस तरफ जाए तो एक एक इलेक्ट्रॉन का इजाफा होता है, दौर में दाएं से बाएं जाते हुए एक एक इलेक्ट्रॉन का इजाफा होता है, और जैसे ही हम लोग उसके नीचे वाले दौर में आते हैं तो उसमें एक नया खोल बनता है, और वो खोल दाएं से बाएं जाते वक्त वो खोल फिर पूरा होना शुरू होता है। जैसे यहाँ पर हम लोग सोडियम वाले थे, इसमें आ गए, सोडियम वाले पर आ गए नियॉन से, तो सोडियम में 11 है, तो जो तीसरा खोल बना उसमें 1 है, तो उसमें 1 इलेक्ट्रॉन है तीसरे खोल में, तो इसमें तीसरे खोल में 2 होंगे, इसमें 3, इसमें 4, तो वो जो उसका तीसरा मदार है वो यहाँ तक 18 तक आर्गन तक जाने तक पूरा पूरा भर जाएगा तीसरा वाला मदार। तो हमने ये दोनों चीज देख ली कि ग्रुप के लिहाज से इलेक्ट्रॉनिक तश्कील में क्या पैटर्न है, इसमें क्या तरतीब है, और दौर के लिहाज से इसमें क्या तरतीब है। आपको ये समझ आ गई है तो आपको ये बता सकते हो कि अगर किसी कोई आपको बताए कि फला दौरिया, जैसे हम लोग अगर बात करें तो फास्फोरस कहाँ पर है दौरी जदोल में, तो आप बोल सकते हो इलेक्ट्रॉनिक तश्कील के लिहाज से कि फास्फोरस का जौहरी अदद कितना है, 15 है, 15 है, तो उसकी इलेक्ट्रॉनिक तश्कील क्या होगी, 2 8 कितनी होगी, 2 8 5 होगी, 2 8 5 उसकी इलेक्ट्रॉनिक तश्कील होगी। तो उसके लिहाज से आप उसको बता सकते हो कि ये तीसरे दौर में और 15वें ग्रुप में होगा, तीसरे दौर और 15वें ग्रुप में फास्फोरस होगा। आप एड्रेस बता सकते हो इलेक्ट्रॉनिक तश्कील की बिना पर कि कौन सा आंसर किस दौर में और किस ग्रुप में मौजूद है। ये इलेक्ट्रॉनिक तश्कील अगर आप ये ग्रुप के हिसाब से और दौर के हिसाब से अगर आप पता कर लो, सिर्फ आपको इसमें जौहरी अदद का इल्म होना चाहिए, और ये एक चीज पता होना चाहिए कि पहले जो मदार होता है उसमें ज्यादा से ज्यादा 2 इलेक्ट्रॉन की गुंजाइश होती है, दूसरे मदार में 8 इलेक्ट्रॉन की, तीसरे मदार में 8 इलेक्ट्रॉन की, और चौथे मदार में 18 इलेक्ट्रॉन की गुंजाइश होती है। तो इस बेस पर आप बताओ, कहीं पर भी आपको कोई भी इलेक्ट्रॉन आपसे पूछा जाएगा तो आप बता सकते हो कि ये आंसर कौन से ग्रुप और कौन से दौर में है। अब देखते हैं हम लोग इसमें कि इस जदीद दौरी जदोल में और हमारे पास कुछ पैटर्न किताब में दिया हुआ है जौहरी जिसामत। जौहर की जिसामत क्या होती है, पहले तो आप वो समझिए कि जौहर की जिसामत क्या होती है। जैसे जौहर की जिसामत, हम लोग कोई भी चीज की जिसामत जो है वो मीटर पट्टी से नापते हैं या किसी चीज से नापते हैं, ठीक है। तो जौहर की जो जिसामत, जौहर बहुत छोटा होता है, इतना छोटा होता है कि खुली आंख से नजर नहीं आता। तो उसकी जिसामत नापने की जब बात आती है तो उसकी जिसामत नैनोमीटर से भी छोटी इकाई पेक्टोमीटर में नापी जाती है, ठीक है। पेक्टोमीटर में इसकी इकाई जो है वो, पेकोमीटर में इसकी इकाई नापते हैं, पेकोमीटर में इसकी इकाई नापते हैं। तो जैसे यहाँ पर कोई एक आंसर है, जैसे लिथियम है, लिथियम का जो पहला मदार है उसमें 2 है और दूसरे मदार में 1 है। तो मरकजे से लेकर
आखिरी जो मदार है वहां तक का फासला यानी निष्कुत्र, तो जो इसका निष्कुत्र है वो जितना बड़ा होगा, जो भी इसका निष्कुत्र नापा जाएगा वेक्टोमीटर से, जो निष्कुत्र आएगा उसी को हम लोग जौहरी जिसामत बोलेंगे। लिथियम की जौहरी जिसामत ये होगी। इससे कोई छोटा, अगर कार्बन की हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन के पास एक ही है इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ मरकज से लेकर यहाँ तक का फासला ये हाइड्रोजन की जौहरी जिसामत है। ठीक है, वैसे ही जैसे जैसे आप खोल बढ़ते जाएंगे, जैसे कोई और आंसर है तो उसका खोल बढ़ गया तो वो यहाँ से यहाँ तक आखिरी मदार तक का, मरकज से आखिरी मदार तक का जो फासला होगा यानी जो निष्कुत्र होगा वो जौहर की जौहरी जिसामत कहलाएगा। मरकज से आखिरी मदार का फासला जौहरी जिसामत कहलाता है। अब देखो यहाँ से हमको जौहरी जिसामत से कैसा पता चलेगा, इसमें क्या है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन ये लिथियम है और यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं कार्बन है। अब लिथियम का जौहरी अदद जो है वो 3 है और कार्बन का जौहरी अदद जो है वो 6 है। तो यानी इसके अंदर क्या है, जो खोल है इनके बराबर है। लिथियम के पास भी 2 खोल है, जैसे हम लोग यहाँ उसको देख लेते हैं। लिथियम के पास कितने खोल है, पहले मदार में 2, दूसरे में 1, और कार्बन के पास क्या है, पहले में 2, दूसरे में 4, 1 2 3 4, ठीक है 4। लेकिन अगर इसका मरकज से यहाँ पर फासला नापे तो इसके पास भी दो ही मदार है और इसके पास भी 2 ही मदार है। ठीक है, फर्क सिर्फ इलेक्ट्रॉन का है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ज्यादा है और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन बाहर वाले मदार में कम है और यहाँ इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। अब यहाँ पर एक आपको चीज ध्यान में रखनी होगी कि अगर इसका जौहरी अदद 6 है तो यानी इसमें प्रोटॉन की तादाद कितनी है, यहाँ पर प्रोटॉन की तादाद है 6 यानी 6 प्लस है और ये बाहर जो इलेक्ट्रॉन है वो 6 माइनस है, 6 माइनस है इलेक्ट्रॉन है ना बाहर। और यहाँ पर कितना है, यहाँ पर इसके लिए जौहरी अदद 3 है तो यानी ये 3 प्लस है और यहाँ पर बाहर कितना है 3 माइनस है इलेक्ट्रॉन। अब जो यहाँ पर बीच में दरमियान में प्रोटॉन की तादाद बढ़ गई, बढ़ने की वजह से प्रोटॉन की तरफ ये जो इलेक्ट्रॉन है इसकी कशिश जो है वो बढ़ जाएगी। ये सारे इलेक्ट्रॉन जो बाहरी मदार में ज्यादा इलेक्ट्रॉन है तो हर तरफ से कशिश करेंगे, हर तरफ से कशिश करने की वजह से जो इसका खोल होगा ये वाला खोल जो होगा ये थोड़ा छोटा हो जाएगा, ऐसा छोटा हो जाएगा, इस तरीके से छोटा हो जाएगा। और यहाँ से हर तरफ से इसकी कशिश नहीं है और अंदर भी 3 इलेक्ट्रॉन है तो इसकी कशिश कम होगी, तो इसलिए इसकी जौहरी जिसामत कम होगी। अगर एक ही जैसे खोल है तो जौहरी जिसामत उसकी कम होगी जिसमें इलेक्ट्रॉन की तादाद या प्रोटॉन की तादाद जिसमें ज्यादा है। मतलब अगर हम लोग यहीं से देख लें, आपकी किताब में जौहरी कमियत का चार्ट दिया है, जौहरी जिसामत का जो है वो एक चार्ट दिया हुआ है कि कितनी किसकी जौहरी जिसामत है और आपको इसमें ना ये पेपर में भी ऐसा आता है कि इसको सही तरतीब में लगाइए। नाम दे देता है ये लिथियम से लेकर तो नियॉन तक, लिथियम से नियॉन तक जितने आंसर है 2 और ये 3 3 6 और 2 8, ये 8 आंसर ऐसे नाम दे देता है और इसकी आड़ी टेढ़ी जिसामत दे देता है। उसको तरतीब में आपको लगाना होता है, तो तरतीब में लगाने का सीधा सीधा एक फंडा है, हम लोग को जौहरी अदद पता है तो हम लोग तरतीब में लगा सकते हैं। लिथियम से छोटी जिसामत बेरिलियम की होगी, क्यों होगी कि इसमें प्रोटॉन की तादाद ज्यादा है तो दरमियान में कशिश ज्यादा होगी, इसकी छोटी होगी। कार्बन इसकी और छोटी होगी, इसकी और छोटी, इसकी और छोटी, इसकी और छोटी और फ्लोरीन की और छोटी। मतलब यहाँ हम लोग को ये समझ में आया कि दौर में जैसे जैसे दाएं से बाएं जाएंगे तो जौहरी जिसामत क्या होती है, कम होती जाती है। यानी दौर में हम लोग दाएं से बाएं जाएंगे, लेफ्ट टू राइट हम लोग यहाँ पर जा रहे हैं, यहाँ पर दौर में तो जौहरी जिसामत जो होगी वो क्या होगी, जौहरी जिसामत कम होती जाएगी। लेफ्ट टू राइट हम लोग जाएंगे तो जौहरी जिसामत क्या है, कम होती जाएगी। ठीक है, अब देखते हैं ग्रुप में क्या होता है। लेफ्ट टू राइट इसको याद रखिए आप, जौहरी जिसामत कम होगी। क्यों कम होगी, क्योंकि प्रोटॉन ज्यादा दरमियान में मरकज में कशिश करेंगे जिसकी वजह से उसका जो आखिरी मदार है वो छोटा होगा, छोटा होने की वजह से उसकी जौहरी जिसामत भी छोटी हो जाएगी। क्योंकि यहाँ पर तो यहाँ जो हम बात करें अगर दूसरे दौर की तो दूसरे दौर में कितने मदार है, दूसरे दौर में तो 2 ही मदार है। लिथियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन और बाहर के मदार में 1 इलेक्ट्रॉन, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन पहले मदार में, दूसरे मदार में 2 इलेक्ट्रॉन। तो
यहाँ पर तो दो ही मदार है, हम लोग वहां से जब नीचे आएंगे तो नया मदार पूरा होना शुरू होता है, वो फिर भरेगा, है ना। तो यहाँ पर दो ही मदार है, दो ही मदार होते हैं इसमें ना, मदार में इजाफा नहीं होता ये यहाँ पर, ठीक है। नीचे जाएंगे तो मदार में इजाफा होता है, तो इसमें दो मदार है, इसमें तीन मदार है, इसमें चार मदार है। तो मदार वही होने की वजह से क्या होगा, दाएं से बाएं जाएंगे तो जौहरी जिसामत क्या होगी, कम होती जाएगी यहाँ पर। अब ग्रुप में देखें तो ग्रुप में क्या होगा, हाइड्रोजन के पास 1 है, लिथियम के पास 3 है, सोडियम के पास 11 है। तो यहाँ क्या होता है, यहाँ एक नया खोल पूरा होना शुरू होता है हर बार। हाइड्रोजन के पास 1 है तो उसके पास 1 ही खोल है, इसके पास 2 खोल है, 2 मदार है, इसके पास 3 मदार है, इसके पास 4 मदार है। तो जैसे जैसे हम लोग नीचे आएंगे तो एक नया खोल पूरा होना शुरू होगा। अब नया खोल पूरा होना शुरू होगा तो जाहिर सी बात है ये जिसामत तो बढ़ी जाएगी, फिर उसकी जिसामत बढ़ जाएगी। तो जैसे जैसे हम लोग ग्रुप में ऊपर से नीचे आते हैं तो जौहरी जिसामत बढ़ती है। यहाँ पर ऊपर से नीचे आएंगे तो जौहरी जिसामत क्या होगा, जिसामत यहाँ क्या होगी, बढ़ेगी। यहाँ पर जौहरी जिसामत जैसे जैसे नीचे आएंगे बढ़ेगी, ऐसे जाएंगे तो जौहरी जिसामत कम होगी। इसको याद रखिए, ये पैटर्न आप बना लीजिए, एल बना लीजिए कम, यहाँ आप लिख लो ज्यादा, और यहाँ लिख लो जिसामत। इसको याद रख लो कि जैसे जैसे उस तरफ जाएंगे तो जौहरी जिसामत कम होगी, नीचे आओगे तो बढ़ती चली जाएगी, ठीक है। अब देखो इसमें एक चीज है, आप वो समझिए कि धात, अधात और धातुनुमा के बारे में। आपको पता ही है धात, अधात, धातुनुमा। धात किसे कहते हैं, जिसमें गूंज होती है, जिसमें चमक होती है, ठीक है, जिसमें करंट पास होता है ना, इसे धात कहते हैं। अधात में वो सब खुसूसियात कम होती जाती है। और धातुनुमा में कैसा होता है कि धात की और अधात की दोनों की खुसूसियात कुछ कुछ मिली हुई होती है धातुनुमा में। तो यहाँ पर जदीद दौरी जदोल में जो आंसर है उनको भी तकसीम किया गया। आप किताब में देखोगे तो आपको समझ में आएगा, यहाँ जरा ज्यादा तो मसला हो गया। तो यहाँ देखो एक मैंने ना इस तरफ जो लेफ्ट हैंड साइड की तरफ आप देखोगे तो ये सारी जो है वो धातें हैं, और ये जो जिगजैग लाइन है, यहाँ पर देखो एक लाइन दिख रही है, हमने ऐसी लाइन बनाई है, जो लाइन दिख रही है, जो लाइन के किनारों पर जो आंसर है, जैसे ये बोरॉन, सिलिकॉन, और ये नीचे आते हैं, ऐसे नीचे आते जाओ तो आपको आंसर मिलेंगे। तो ये जो किनारों पे आंसर है ये धातुनुमा है, ये धातुनुमा है, ठीक है। और ये सारे के सारे जो है वो, ये सारे के सारे जो है वो धात है, ठीक है। और यहाँ जो बचते हैं वो अधात आंसर है, अधात है। उस तरफ, इस तरफ वाले आंसर ये जिगजैग के बाद वाले अधात, और यहाँ पर धात, यहाँ पर धात, और जिगजैग पर के किनारों पर जो आंसर है वो धातुनुमा है। अब धातुनुमा के लिहाज से भी इसमें तब्दीली आती है। आपको पता होगा कि धात की एक खुसूसियात है, धातें जो हैं उनकी एक खुसूसियात होती है, धातों में खोने का रुझान होता है। अब आपको इलेक्ट्रॉनिक तश्कील जैसे पता है, तो जो कीमियाई बंदिश बनती है, कीमियाई तरीके से जो मिलाप करते हैं धातें, तो वो इलेक्ट्रॉन खोकर मिलाप करते हैं। ये धात की खुसूसियात हैं। जैसे अगर हम लोग बात करें तो सोडियम की, तो सोडियम के पास यहाँ 2 है, दूसरे में 8 है, तीसरे में 1 है। तो सोडियम क्या करता है, ये अपना जो एक इलेक्ट्रॉन है ना वो खो देता है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन खोता है, किसी को दे देता है, जिसके साथ भी वो मिलाप करता है, बंदिश बनाता है, तो वो इलेक्ट्रॉन खो देता है। खोने के बाद में क्या होता है, इसके पास बच जाते हैं 2 और 8। तो ये अपनी मसमनी हालत मुकम्मल करता है, मतलब साज गैसों वाली जो उसकी हालत है वो हालत पर आ जाता है। मैं लेऊंगा नहीं किसी से कुछ, ऐसी वाली हालत पे ये आ जाता है, एक इलेक्ट्रॉन देगा। तो सारी धातें जो है वो सब देखो आप, गिरिफ्त 1 है, गिरिफ्त 2 है, तो जो सारी धातें हैं वो खोने का रुझान रखती है, इलेक्ट्रॉन खोती है। और खोकर की लोग जो खोती है, जो खासियत है ये खोने की, इलेक्ट्रॉन खोने की जो धातु के अंदर, इसको हम लोग कहते हैं केटाइन। क्या कहते हैं इसे, केटाइन कहते हैं, केटाइन। ये जो केटाइन कहते हैं इसे, धातें खोने की जो खुसूसियात है इसे केटाइन कहते हैं। और केटाइन जो होती है इसको यहां पर हम लोग कहेंगे मस्बत बरकीदगी। ये मस्बत बरकीदगी आप याद रखिए, ठीक है। और वैसे अधातें जो होती है वो अधातें लेती हैं, यानी हासिल करती है, इलेक्ट्रॉन हासिल करती है। जैसे आप देखो यहाँ
यहाँ पर अगर हम लोग देखें ऑक्सीजन आधात है, इसका दौरिया दर कितना है? 8 है। ठीक है, ऑक्सीजन का दौरिया दर 8 है। 8 है मतलब क्या होगा, ये ऑक्सीजन है, पहले में 2, दूसरे में 6, 2 और 6 कितने हुए? 8। अब इसके पास गिरफ्ती इलेक्ट्रॉन की तादाद तो 6 है, लेकिन इसकी गिरफ्त कितनी होगी? 2 होगी, क्योंकि 2 लेगा तो क्या होगा? कंप्लीट हो जाएगा। तो इसकी गिरफ्त कितनी होगी? 2 होगी। तो ये क्या करेगा, ऑक्सीजन क्या करती है? 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से किसी से हासिल करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन हासिल करके वापस ये 2 8 बन जाएगा। तो ये अपनी मसमनी हालत मुकम्मल करेगा। यानी इनको अपनी मसमनी हालत मुकम्मल करने के लिए, ये सिफर ग्रुप वाले अंसर की हालत पर आने के लिए इनको हासिल करना होगा और इनको खोना होगा। तो इनके अंदर धातु के अंदर जो है वो खोने की खासियत है, अधातों के अंदर हासिल करने की खासियत है। तो इनके अंदर जो हासिल करने की खासियत होती है ना अधातों के अंदर, उसको एनाइन कहते हैं। एनाइन, इनकी खुसूसियात को क्या कहते हैं? एनाइन कहते हैं इनकी खुसूसियात को। और इससे बोलते हैं मंफी बरकीदगी। ठीक है, इसे कहेंगे हम लोग मंफी बरकीदगी, जो खोने की खुसूसियात है। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पर, देखो इसमें अगर हम लोग इसका धात और अधात का पैटर्न देखें यहाँ पर, तो आपको ये समझ में एक चीज समझ में आएगी कि जब यहाँ पर धात है, जैसे जैसे उस तरफ हम लोग जा रहे हैं, लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, तो जो इनके अंदर धाती खासियत होगी वो कम होती जाती है। दाएं से बाएं जाते वक्त धाती खासियत कम होती जाती है। यानी मस्बत बरकीदगी क्या होगी? इस तरफ जाएंगे तो हम लोग कम होती जाएगी, और मंफी बरकीदगी क्या होगी? बढ़ती चली जाएगी। यानी ये धात से अधात की तरफ जाना शुरू होगी, तो ये मस्बत बरकीदगी क्या होगी? बड़ी होगी, बढ़ती चली जाएगी। मस्बत बरकीदगी बढ़ती जाएगी, दरमियान में प्रोटॉन की तादाद बढ़ती जाएगी, इसलिए इसको बोलेंगे हम लोग केटाइन बनाने के बाद मस्बत बरकीदगी। इनके अंदर जैसे जैसे इस तरफ जाएंगे तो मस्बत बरकीदगी बढ़ती जाएगी, और मंफी बरकीदगी है वो जो है वो कम होती जाएगी जैसे जैसे हम लोग इस तरफ जाएंगे। और ऊपर से नीचे की बात करें, अगर हम लोग ऊपर से नीचे मतलब ग्रुप वाली बात करें, तो ग्रुप में क्या होगा? देखो यहाँ से हाइड्रोजन से जब पोटेशियम तक आएंगे तो इसमें उल्टा होगा, इसका मस्बत बरकीदगी कम होती जाएगी। या क्यों कम होगी? क्योंकि इनके अंदर जो धाती खासियत है, वो धाती खासियत क्या होगी? धीरे धीरे इनके अंदर कम होती चली जाएगी यहाँ पर आने पर। और यहाँ पर क्या होगा? इसमें देखें, अधात के अंदर देखें तो क्या होगा? मंफी बरकीदगी बढ़ती चली जाएगी। यहाँ पर जो धाती खासियत नहीं दी है तो धीरे धीरे बढ़ती चली जाएगी यहाँ पर। तो ये अपोजिट होगा। इसको भी आप इस तरीके से पैटर्न बना के याद कर सकते हो, ऐसा लिख सकते हो। यहाँ पर कम लिख लो, यहाँ ज्यादा लिख लो, यहाँ मस्बत बरकीदगी लिख लो, मस्बत बरकीदगी, ये ऊपर नीचे में यहाँ पर मस्बत बरकीदगी लिख लो, यहाँ पर मस्बत लिख लो, यहाँ मंफी लिख लो। तो मंफी लिख लो, तो उससे हम आप पता कर सकते हो। और आपकी किताब में भी इसमें एक टेबल, ब्लैंक टेबल बना हुआ है। ब्लैंक टेबल के अंदर पैरों के जरिए से आपको बताया गया है वहां पर कि कहाँ पर मस्बत बरकीदगी बढ़ती है, कहाँ पर कम होती है। जैसे जैसे हम लोग इस तरफ जाएंगे तो मस्बत बरकीदगी बढ़ती है, मंफी बरकीदगी कम होती है, मतलब धाती खासियत कम होती जाती है। पर धाती खासियत पर आ जाती है, यहाँ से धात है वहां आधात है, तो धाती खासियत कम होगी और आधात पर हम लोग आ जाएंगे। और ऊपर से नीचे जाएंगे तो इसके अपोजिट होता है, मस्बत बरकीदगी कम होती जाती है और मंफी बरकीदगी बढ़ती चली जाती है। ठीक है, इसके बाद में लास्ट आपका ये चैप्टर का ये जो जदीद दौरी जदोल है, इसमें आपके लास्ट चैप्टर का एक हिस्सा बाकी रह गया है, हाइड्रोजन। ये वाला ग्रुप 17, ये एक जो खास ग्रुप है, इसमें आपको ये एक दो चीज पता होनी चाहिए। ये जो ग्रुप 17 है, इनको हम लोग हाइड्रोजन फैमिली कहते हैं। ये जो ग्रुप 17 है, इन्हें हाइड्रोजन फैमिली कहते हैं, इसे सिफर ग्रुप कहते हैं। तो ये जो हाइड्रोजन फैमिली है, इसके अंदर एक खुसूसियत है, तबई खुसूसियत है। जैसे फ्लोरीन और क्लोरीन जो है वो गैसी हालत में पाए जाते हैं, इनकी गैसें होती हैं। क्लोरीन की तो ग्रीन कलर की गैस होती है, फ्लोरीन और क्लोरीन जो है गैसी हालत में पाए जाते हैं। और उसके नीचे आएंगे तो आपको ब्रोमीन मिलेगा, एक ब्रोमीन है यहाँ, ब्रोमीन है, और फिर बाद में आयोडीन है। तो ब्रोमीन जो होता है वो माय हालत में होता है, पानी की तरह हालत में होता है, ब्राउन कलर का वाटर होता है ब्रोमीन का। फिर इसके बाद में आयोडीन जो है वो ठोस हालत में होता है। तो एक ही ग्रुप में गैस भी है, माय भी है, ठोस भी है। इनकी हालत बिलतरतीब जैसे जैसे ग्रुप में नीचे आएंगे बदलती जाती है। ये एक खास तरीके का इसमें एक ग्रुप है, इसको याद रखना चाहिए।
इसलिए इसको और ये इसको ये ग्रुप 17 है, इसको हम लोग हाइड्रोजन, इसको हाइड्रोजन बोलते हैं। ये ऑक्सीजन फैमिली, ऑक्सीजन है, ये कार्बन फैमिली है, ये बोरोन फैमिली है। और उसके बाद में ये जमीनी, ये अल्कली धातें हैं, ये अल्कली धातों वाला ग्रुप है। अल्कली धात है, ये पानी के साथ अमल कर देती है। ये जमीनी अल्कली धात वाला ग्रुप है, ठीक है। ये आपको बस इसका नाम याद रख लेना चाहिए। और जो दरमियान में है उसको ओबोरी आंसर कहते हैं, और ये भी उनके साथ में ओबोरी आंसर में ही आता है। ये जो ब्लॉक, ये इसके साथ में एक ब्लॉक बनता है, इसे बोलते हैं एस ब्लॉक। ये जो दरमियान में डी ब्लॉक है, दरमियान में जो ब्लॉक है ये वाला डी ब्लॉक है। डी ब्लॉक में ये साथ में मिला हुआ ये एफ ब्लॉक है, और ये लास्ट वाला जो यहाँ से यहाँ तक का है ये पी ब्लॉक है, ये ब्लॉक है। आप ब्लॉक को खाली याद रख लोगे, ये एस है, वो 13 से 15, पी है, ये अपने काम का है एस और पी। डी वाला तो जो दरमियान वाला, ये हमारे तो सिलेबस में नहीं है, इसके बारे में हम लोग आगे की स्टैंडर्ड में स्टडी करने वाले हैं। और ये नीचे का जो इसके साथ में सीरीज जॉइंट है, ये इधर लेथेनाइट और एथेनाइट सीरीज इसके अंदर जॉइंट है, ये एफ ब्लॉक में आती है। और इसके साथ में आप इसको अगर टोटल करो, जैसे ग्रुप को 2 और 1 3 इसमें आंसर है, ठीक है। इसमें दो आंसर है, हाइड्रोजन और हीलियम। इसमें कितने आंसर है? 3 और 2 5, 3 5 है, 8 2 8 8। यहाँ कितने आंसर होते हैं भाई? 2 है, यहाँ 8 है, यहाँ 8 है, ठीक है। और दरमियान की 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 और ये 8 कितने हो गए? 18। यहाँ 18 और इसके साथ में यहाँ से 14 इसके अंदर मिलेंगे, तो ये कुल 118 आंसर का पूरा टेबल यहाँ से बन जाएगा। आप इसको काउंट भी कर सकते हैं। इस चैप्टर में आपका इतना ही है, ये जदीद दौर जदोल और ये सारी चीजें इसके अंदर जो आपकी किताब में है। आई होप मैंने आपको सब क्लियरली समझा दिया होगा। आप एक बार किताब से इसकी स्टडी कर लो, ताकि इस वीडियो को देखने के बाद किताब से आप स्टडी कर लो, ताकि आपको सारी चीज़ें बराबर तरीके से समझ में आ जाए। और इसके बाद में इंशाल्लाह हम लोग आगे वाला चैप्टर नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अल्लाह हाफिज़।